हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईडू विद पूजा। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के एनसीईआरटी के हिस्ट्री बुक के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से जो मेरा टॉपिक है वो है यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। इससे पहले 3 वीडियोज के माध्यम से राष्ट्रवाद क्या है, नेपोलियन युग, मेटरनिक युग, पूर्वो वंश, 1830 और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति तथा इसका परिणाम इटली और जर्मनी जैसे राज्यों का एकीकरण और इटली में मेज़नी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी का जैसे राष्ट्रवादियों की भूमिका एवं जर्मनी में बिस्मार्क की भूमिका पर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। जब यूरोप के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना एवं लोकतांत्रिक विचार जागृत हुआ तो यूनान में राष्ट्रीय आंदोलन देखे गए। इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जा सकता है। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है, जिसके कारण उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता है। यूनान में राष्ट्रीयता का जो उदय हुआ उसके पश्चात जो है वहाँ का मुख्य स्रोत माना जाता है। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानी के लिए प्रेरणा स्रोत थे। तो यूनानी जो सभ्यता था, वहाँ की जो विचार थी, दर्शन था तथा कला, चिकित्सा विज्ञान आदि जो क्षेत्र था, उसमें जो यूनानी के लोग जो है उपलब्धियां काफी हासिल किए हुए थे, जिसके लिए वो प्रेरणा स्रोत थे। पुनर्जागरण के काल में इनसे प्रेरणा लेकर पाश्चात्य देशों ने अपनी तरक्की शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। इतने प्रेरणा स्रोत होते हुए भी जो है पुनर्जागरण के काल में जो है फिर भी यूनान जो है तुर्की साम्राज्य के अधिकार में था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि यूनान लोग जो थे किसके प्रेरणा स्रोत थे, तो विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा विज्ञान में जो थे यूनानी जो लोग थे वो प्रेरणा स्रोत थे। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात ही जो है इटली, जर्मनी और यूनान जैसे देशों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। फलतः तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए इन्होंने हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पे की। इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। यूनान के लोग जो थे हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना की ओडेसा नामक जगह पे, जो उसका उद्देश्य था तुर्की जैसे देश को से आज़ाद होना। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। यूनान सारे यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी अवगत थे। यूरोपवासी जो लोग थे यूनान के लिए जो थे प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था, उसकी स्वतंत्रता करना चाहते थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए ही यूनान में शहीद हो गया। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि इंग्लैंड का महान कवि कौन था, तो लॉर्ड बायरन। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। इधर रूस भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। रूस भी जो था वो यूनान के पक्ष में था कि साम्राज्यवादी महत्व के लिए और धार्मिक एकता के कारण। यूनान में विस्फोटक स्थिति तब और बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न
लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू कर दिया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपलिसांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि 1821 ईस्वी में किसके नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया, तो अलेक्जेंडर चिपलिसांटी। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में था। रूस के जो शासक है उसको जार बोला जाता है। तो जो वहाँ का जो शासक था जार अलेक्जेंडर, वो यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिख के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आना चाहता था। मेटरनिख जो था उसके कारण जो है, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, उसके कारण रूस जो है अब सामने नहीं आ रहा था यूनान के पक्ष में। जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानी का समर्थन किया। रूस का जो जार था जब नया आया जार निकोलस, उसने जो है यूनान का समर्थन किया। अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। फ्रांस का राजा चार्ल्स 10 भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। अप्रैल 1826 ईस्वी में जो है ग्रेट ब्रिटेन और रूस जो है एक समझौता किया कि तुर्की यूनान के विवाद में जो है मध्यस्थता का काम करेंगे। फ्रांस का राजा जो इधर चार्ल्स 10 था, वो भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस जैसे देश ने तुर्की के खिलाफ और यूनान के समर्थन में आए। इस प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना नवारियों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्रित हुई। नवारी की खाड़ी तीनों सेना बोले तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के जो सेना थी, तीनों ने नवारियों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ जो है एक साथ आया। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई। तुर्की का जो समर्थन कर रहा था वो सिर्फ मिस्र की सेना कर रही थी। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई और अंततः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की की नाममात्र की प्रभुता एवं यूनान को स्वतंत्रता देने की बात तय हुई। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ तो उसमें कौन कौन सा देश भाग लिया, तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। 1829 में एक सम्मेलन एड्रियानोपल की संधि हुई जिसमें जो तुर्की की जो साम्राज्य था वो नाममात्र की रही और यूनान को जो है स्वतंत्रता देने की बात हुई। परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। जब यूनान स्वतंत्र हुआ तो 1832 ईस्वी में, तब वहाँ का जो है बवेरिया के जो शासक थे ओटो, उनको जो है यूनान का राजा घोषित किया गया। इस तरह यूनान पर से रूस का प्रभाव भी जाता रहा। अब चलिए पढ़ते हैं यूनान में ही हंगरी के बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नजर आता है। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई।
राष्ट्रवादी जो भावना थी वो हंगरी में भी देखा जाता है। हंगरी पर जो है ऑस्ट्रिया का अधिकार था। 1848 जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका प्रभाव जो है हंगरी देश पे भी पड़ा था। जहां आंदोलन का नेतृत्व कोशुत तथा फ्रांसीसी डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया गया। तो हंगरी में किसके नेतृत्व में क्रांतिकारी किया गया? तो कोशुत तथा फ्रांसीसी डिक। कोशुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज के अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। इधर कोशुत जो था लोकतांत्रिक विचार का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज के लिए, क्लासलेस सोसाइटी जो होता उसके लिए जो है एक विचारों का जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। इधर फ्रांस में जो लुई फिलिप था उसका पतन हो गया, जिसका जो है हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। कोशुत ने ऑस्ट्रियाई अधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा। जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गया। इधर कोशुत जो था उसने जो है ऑस्ट्रियाई जो अधिकार किए था, ऑस्ट्रिया के लोग जो अधिकार किए हुए था ये हंगरी पे, उसका विरोध करना शुरू किया। इसके कारण जो है हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों जो देश था, दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीयता की पक्ष में आंदोलन शुरू हो गया। 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली। तो जब हंगरी और ऑस्ट्रिया के बीच आंदोलन हुए तो इसके कारण जो है और 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की जो सरकार थी हंगरी की कई बातें मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्रिपरिषद की मांग स्वीकार की गई। इसमें जो है स्वतंत्र मंत्रिपरिषद की मांग स्वीकार किया गया ऑस्ट्रिया के द्वारा। इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए गए। प्रेस को स्वतंत्रता दी गई, राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई, सामंती प्रथा जो थी समाप्त कर दी गई तथा प्रतिनिधि सभा डाइट की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। इस प्रकार इन आंदोलनों ने हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान की। ऑस्ट्रिया और हंगरी में जब आंदोलन हुए उसके पश्चात जो है 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने कई बातें मान ली, जिसमें जो है स्वतंत्र मंत्रिपरिषद की मांग स्वीकार हुआ और केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए गए, जिसमें प्रेस को स्वतंत्रता दी गई, राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई, सामंती प्रथा जो चलती आ रही थी उसे समाप्त की गई, प्रतिनिधि सभा जो डाइट जहां लोग सभा करते थे उन्हें डाइट बोला जाता था, वो जो है प्रतिवर्ष हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। इस तरह जो है हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान किया गया। अब पोलैंड पढ़ते हैं। तो पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर व्यापक रूप से पड़ा था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जो है पोलैंड पे भी जो है रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह होने लगे, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। अतः इस तरह समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। पोलैंड को जो है इंग्लैंड और फ्रांस जैसे बड़े राज्य का सहायता नहीं मिलने के कारण ये जो है रूस ने इसे विद्रोह में हरा दिया। अब देखते हैं बोहेमिया में क्या हुआ। तो बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था,
बोहेमिया पे ऑस्ट्रिया का अधिकार था में भी हंगरी के घटनाक्रम पर का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति की स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप पर धारण कर लिया। बोहेमिया की जो बहुसंख्यक जाति थी चेक, उसकी स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया गया ऑस्ट्रिया के द्वारा, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां अस्थायी नहीं रह सकी। अब देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर जो दौड़ी थी उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे क्या-क्या परिणाम निकले उसकी चर्चा करते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही आरंभ हुआ, जो मूर्त रूप से यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। यूरोप में जो राष्ट्रीयता की भावना थी फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप ही उजागर हुआ था, जिसके कारण जो है कई बड़े राज्य का एकीकरण संभव हो पाया। फलस्वरूप कई बड़े एवं छोटे राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आया। 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक जो है संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर आया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगे। इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के छोटे-छोटे राज्यों एवं जातीय समूहों में भी यह भावना जोर पकड़ने लगी। दूसरी तरफ बड़े यूरोपीय राज्यों यथा जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई कि उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा। जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में बड़े देशों में जो है साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का प्रभाव देखने को मिला। हालांकि इन साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के लिए यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति उतनी ही जिम्मेदार थी जितने कि अन्य कारण थे। इस प्रवृत्ति ने सर्वप्रथम एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया। इस प्रवृत्ति ने जो है सबसे पहले जो है एशिया और अफ्रीका देशों को ही अपना निशाना बनाया, जहां यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। एशिया और अफ्रीका जैसे देश पे यूरोपवासियों ने जो है अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों के शोषण पर ही औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी थी। इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही ऑटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन गया। जब औद्योगिक क्रांति की लहर दौड़ी स्टार्ट हुआ तब साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही जो है ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो गया और पूरा जो बाल्कन क्षेत्र था युद्ध का अखाड़ा बन गया। यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूक बनाया, जिसके कारण अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेशों में विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उपजी। जब यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगी, उसके बाद सिर्फ यूरोप पे नहीं इसका प्रभाव देखा गया बल्कि अन्य एशिया और अफ्रीका जैसे देशों पर भी इसका प्रभाव देखा गया। वहाँ के भी लोगों में जो है राष्ट्रीयता की भावना जगी। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचने शुरू हो चुके थे। यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद जो है भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश आने लगे। आगे चैप्टर में भी 3rd चैप्टर में पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1789 को फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था। 1789 ईस्वी में फ्रांस से मैसूर फ्रांस युद्ध हुआ था, जिसमें
मैसूर का शासक जो टीपू सुल्तान था वह काफी प्रभावित था। इसी प्रभाव में उसने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई तथा स्वयं उसका सदस्य बना। जैकोबिन क्लब की जो स्थापना करवाया था टीपू सुल्तान ने। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था तथा उस जैकोबिन क्लब का जो स्थापना करे उसका सदस्य वह खुद बना टीपू सुल्तान। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था। टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना को जगाना शुरू किया। 19वीं शताब्दी के दौरान जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहे थे, उसके नेता लोग भी जो है राष्ट्रीय की भावना को जगाना शुरू किया। उदाहरण स्वरूप राजा राममोहन राय स्वयं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में काफी रुचि लेते थे। उन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचारों के कारण ही 1821 ईस्वी की नेपल्स की क्रांति की विफलता पर काफी दुख प्रकट किया। राजा राममोहन ने जो है स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद संबंधी अपने जो विचार थे उसके जो है 1821 ईस्वी की नेपल्स की क्रांति का विफल दुख प्रकट किया है। 1823 ईस्वी की स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज हो दिया। तो 1823 में स्पेन का जो स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता हुआ। यहाँ ऑब्जेक्टिव आ सकता है। श्रीरंगपट्टनम में जो है ये टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाया और फिर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष लगवाया और इधर राजा राममोहन राय भी जो थे स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद के जो संबंधी विचार थे 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति का भी दुख प्रकट किया है। फिर यहाँ से 1823 ईस्वी की जो है स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता। कालांतर में भारत में 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व नजर आने लगे। 1857 की रिवोल्ट जो हुआ था उसके बाद जो है भारत में भी राष्ट्रीयता के तत्व देखने को मिलते हैं। इस प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता की भावना ने प्रथमतः यूरोप को एवं अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया। यूरोप में जो ये राष्ट्रीयता की भावना जगी थी, राष्ट्रवाद की भावना जो लोगों में जगी थी, उसके कारण स्टार्ट तो सबसे पहले यूरोप में हुआ, उसके कारण लेकिन पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही, साथ साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुए, जिसके परिणाम स्वरूप जो है यूरोप के राजनीतिक मैप में जो है बदलाव आया और कई उपनिवेश भी हैं जो इसके कारण स्वतंत्र हुए, जैसे इटली, जर्मनी, हंगरी जैसे देश जो है सब ये स्वतंत्र हुआ था। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया इस चैप्टर के बारे में। अब इसके आगे इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय के वीडियोज भी लेकर आऊंगी। तो चलिए दोस्तों, हमने पूरे चैप्टर के दौरान राष्ट्रवाद क्या है, इसके प्रमुख कारण, उद्भव कैसे हुआ और इसके प्रभाव के रूप इटली, जर्मनी और यूनान जैसे राष्ट्रों का एकीकरण कैसे संभव हो पाया और इसके परिणाम क्या हुए, इसके सभी आयामों पर व्यापक रूप से चर्चा किए, ताकि इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न हमसे छूटे नहीं। तो इसको अच्छे से 2 बार सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख लें और जस्ट ही इसके बाद लेकर आएंगे इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियोज़ और एक सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक वीडियोज़ लेकर आएंगे, जिसमें इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होंगे जो या तो पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियोज़ के साथ। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको आसानी से प्राप्त हो सके।
और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।